Take out illustration number 45. Illustration number 45, page number 6.78. Page number 6.78. Take out illustration number 45, page number 6.78. From the following balance sheet of XY Limited as at 31st March 2018 and 17, prepare cash flow statement. Prepare cash flow statement. Addition information. During the year, machine of the book value of 80,000 was sold for rupees 50,000 and interim dividend paid on equity share capital is 80,000. Now you are required to prepare cash flow स्टेटमेंट। सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। यस, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले ये लिखेंगे ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अपन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट during the year, then adjustment for working capital changes, adjustment for working capital changes, then B cash flow from investing activity, cash flow from investing activity, and C cash flow from
फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में फर्स्ट इज शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या गिवन है? शेयर कैपिटल। तो इन प्रीवियस ईयर योर शेयर कैपिटल इज 4,60,000 एंड इन करंट ईयर इट इज 8,50,000। In current year it is 8,50,000 and share capital includes equity share capital and preference share capital. It is given in note number 1. So in previous year your equity share capital is 4 lakh and in end of the year it is 7,50,000. It means during the year हमने 3,50,000 की क्या इश्यू कर दिए? शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिए। And issue of equity share is a financing activity. Issue of equity share is a financing activity. तो इसको financing activity में लिखेंगे। Issue of equity share capital, कितने शेयर इश्यू करे अपन ने? ड्यूरिंग द ईयर 3,50,000. Then preference share capital, in beginning of the year preference share capital is 60,000 and in end of the year it is 1 lakh. It means during the year आपने 40,000 के preference share क्या करे? इश्यू कर दिए। तो issue of preference share is a financing activity. तो financing activity में लिखेंगे issue of preference share capital, कितने शेयर इश्यू करे अपन ने? बिगनिंग में 60,000 थे, एंड ऑफ द ईयर में 1 लाख हो गए। इट मींस ड्यूरिंग द ईयर हमने 40,000 के प्रेफरेंस शेयर्स क्या करें? इश्यू करें, राइट। अब देखिए ये क्या लिखा है? 8% प्रेफरेंस शेयर। ये जो प्रेफरेंस शेयर है इसके आगे क्या लिखा है? 8% प्रेफरेंस शेयर। ये व्हाट इज ये 8% क्या चीज है? 8% का मतलब है कि इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 8% की रेट से क्या करना है? हमें डिविडेंड पे करना है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में बेसिकली डिफरेंस होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी दिया जाता है जब कंपनी में प्रॉफिट होता है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर साल एक फिक्स रेट से क्या होता है? डिविडेंड पे करना होता है। तो ये क्या लिखा है? 8% प्रेफरेंस शेयर। तो इस 8% का मतलब क्या है कि इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 8% की रेट से हमें क्या करना है? डिविडेंड पे करना है। 8% की रेट से क्या करना है? डिविडेंड पे करना है। अब अपन ने ड्यूरिंग द ईयर ये 40,000 के प्रेफरेंस शेयर इश्यू करें। अब क्वेश्चन में आपको बता नहीं रखा कि ये प्रेफरेंस शेयर कब इश्यू है। क्वेश्चन में आपको ये बता नहीं रखा कि ये प्रेफरेंस शेयर कब इश्यू है। तो अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि कब इश्यू हो रहा है, मतलब किसी भी चीज की कोई डेट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अपन क्या अज्यूम करते हैं? अपन अज्यूम करते हैं कि ये सब कब हो रहा है? एंड ऑफ द ईयर में हो रहा है। यानी ये जो 40,000 के प्रेफरेंस शेयर हमने इश्यू करें, अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये प्रेफरेंस शेयर हमने एंड ऑफ द ईयर में इश्यू किए हैं। यानी पूरे साल भर आपके पास कितने के प्रेफरेंस शेयर थे? 60,000 रुपीज के। पूरे साल भर आपके पास 60,000 के क्या थे? प्रेफरेंस शेयर थे। तो यानी जो डिविडेंड दिया जाएगा वो किस पे दिया जाएगा? 60,000 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर पे अपन क्या करेंगे? डिविडेंड पे करेंगे। एंड डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहां लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रेफरेंस डिविडेंड, तो कितने थे प्रेफरेंस शेयर पूरे साल भर? 60,000 और ये है 8% प्रेफरेंस शेयर। तो इस 8% का मतलब ये है कि इन प्रेफरेंस होल्डर को 8% की रेट से क्या करना है? डिविडेंड पे करना है। तो ये होता है आपका 4,800। तो इससे कैश का आउटफ्लो होगा। एंड प्रेफरेंस डिविडेंड पेड इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस
एंड जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर्म में लिखेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है उसको अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस। तो नोट नंबर 2 में बता रखा है रिजर्व एंड सरप्लस में क्या इंक्लूड है। सो रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर जनरल रिजर्व इज 70,000। इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर जनरल रिजर्व इज 70,000 एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 50,000। तो अगर जनरल रिजर्व इंक्रीज होता है तो अपन उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड करते हैं। यहाँ पे जनरल रिजर्व क्या हुआ, कम हो गया, मतलब आपने रिजर्व को राइट ऑफ कर दिया, तो इसको अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अपन यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर्म में डिक्रीज क्या लिखेंगे अपन, डिक्रीज इन जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व डिक्रीज हो रहा है तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अगर कोई सा भी रिजर्व अगर डिक्रीज होगा, अगर कोई सा भी रिजर्व अगर डिक्रीज होता है तो डेट जो भी रिजर्व डिक्रीज हुआ है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 1,70,000। इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 1,70,000 and in end of the year it is 1,20,000। it is 1,20,000। it means during the year हमें क्या हुआ, नेट लॉस हो गया। कितने का नेट लॉस हो गया, 50,000 रुपीज का। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर लिखेंगे नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, और लॉस है तो इसको अपन ब्रैकेट में लिखेंगे कितने का हुआ लॉस, 50,000 रुपीज का। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर बैलेंस ऑफ P&L इज 1,70,000 and in end of the year it is 1,20,000। it means there is a net loss during the year rupees 50,000। तो इसको अपन ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट इज योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्लूड्स 10% डिबेंचर। तो इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर डिबेंचर इज 2 लाख। इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर डिबेंचर इज 2 लाख एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 1,80,000। तो आपके डिबेंचर कम हो गए। डिबेंचर कम हो गए मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर दिया, आपने अपने डिबेंचर्स को रीपेमेंट कर दिया। और डिबेंचर होल्डर को जब रीपेमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में डिबेंचर्स कितने थे, 2 लाख के, और एंड ऑफ द ईयर में कितने हो गए, 1,80,000 के। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर आपने 20,000 के डिबेंचर्स का क्या करा, रिडम्पशन कर दिया। एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहां पे लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना, 20,000। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 20,000। अभी क्या है, 10% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर है। तो ये 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब ये कि डिबेंचर होल्डर को एवरी ईयर हमें 10% की रेट से क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। इन डिबेंचर्स को एवरी ईयर 10% की रेट से क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर डिबेंचर इज 2 लाख और एंड ऑफ द ईयर में 1,80,000 के हो गए। यानी ड्यूरिंग द ईयर हमने 20,000 के डिबेंचर्स का क्या करा, रिडम्पशन कर दिया। तो किसी भी एक्टिविटी की अगर कोई डेट गिवन नहीं है तो अपन क्या अज्यूम करते हैं कि ये सब कब हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर में हो रहा है। यानी ये जो 20,000 के डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं ये अपन अज्यूम कर रहे हैं ये कब रिडीम हुए हैं, ये एंड ऑफ द ईयर में रिडीम हुए हैं। यानी पूरे साल भर मेरे पास कितने के डिबेंचर्स से, 2 लाख के। तो इंटरेस्ट किस पे करेंगे, 2 लाख पे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर
बिगनिंग ऑफ द ईयर में 2 लाख के डिवेंचर्स थे, अपन अज्यूम कर रहे हैं पूरे साल भर ये डिवेंचर्स थे 2 लाख के, और हमने एंड ऑफ द ईयर में 20,000 के डिवेंचर रिडीम करे हैं, तो पूरे साल भर हमारे पास 2 लाख के डिवेंचर्स थे, तो उस पर अपन इंटरेस्ट पे करेंगे किस रेट से, 10% की रेट से। तो 10% की रेट से ये इंटरेस्ट होता है कितना, 20,000। एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं उसको अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो यहां लिखेंगे अपन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 20,000, राइट। नेक्स्ट इज योर फिक्स एसेट्स। अब आपके जो फिक्स एसेट्स है उस पर एडजस्टमेंट है, तो यहां पे अपन अपना फिक्स एसेट अकाउंट बनाएंगे। दो साइड है, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले फिक्स एसेट एसेट है, एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। तो फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, तो इसको अपन यहां लिखेंगे डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो फिक्स एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है कितना, 5 लाख, एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 7 लाख, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरेड डाउन 7 लाख, बाय बैलेंस कैरेड डाउन 7 लाख। अब एडजस्टमेंट में क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर मशीन ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 80,000 was sold for 50,000. One machine having a book value, one machine having a book value of 80,000 is sold for rupees, is sold for rupees कितना, is sold for rupees 50,000। तो 80,000 की बुक वैल्यू की मशीन को 50,000 में अपन ने सेल कर दिया। इट मींस अपन को मशीन को सेल करने पर 30,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना है, 30,000 है। तो अपन ने मशीन सेल करी 50,000 में, क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, मशीन इज अ फिक्स एसेट, तो मशीन हमारी काय में इंक्लूड है, फिक्स एसेट में। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। कितने में सेल करी मशीन अपन ने, 50,000 में सेल करी है। तो फिक्स एसेट अकाउंट को अपन ने क्रेडिट कराए, फिक्स एसेट अकाउंट को अपन ने क्रेडिट कराए किससे, बैंक से। तो फिक्स एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक, कितने में सेल करी मशीन, 50,000 रुपीज में। और ऐसा करने से क्या हुआ, हमें लॉस हो गया। कितने का लॉस हो रहा है, हमें 30,000 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सो दिस लॉस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। कितने का लॉस हो रहा है आपका, 30,000 रुपीज का। तो फिक्स एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे अपन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस हो रहा है, 30,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो ये डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 2,80,000 रुपीज का। तो ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर ये आपका कहलाएगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, राइट। तो सबसे पहले अपन ने फिक्स एसेट परचेज करा 2,80,000 का, अपन ने 2,80,000 का फिक्स एसेट परचेज करा। एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। कितने में परचेज किया था फिक्स एसेट अपन ने, 2,80,000। तो इससे कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हुआ, अपन ने 50,000 का फिक्स एसेट सेल करा। सो सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे
सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितने में सेल करा है? फिक्स्ड एसेट अपन ने 50,000 में सेल करा है, और फिक्स्ड एसेट को सेल करने से आपको 30,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। फिक्स्ड एसेट को सेल करने से आपको 30,000 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अपन एडजस्टमेंट फॉर्म यहाँ पे ऐड कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कितने का लॉस हो रहा है? फिक्स्ड एसेट को सेल करने पर 30,000 रुपीज का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, राइट। नेक्स्ट आपको दे रखी है इन्वेंट्री। तो इन बिगनिंग ऑफ द ईयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज 2,10,000 एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 2,50,000। तो इन्वेंट्री हमारी क्या होती है? करंट एसेट। तो वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, तो कैश का क्या हुआ? आउटफ्लो हो गया। कैश का क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया। कितना? 40,000। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल। तो इन बिगनिंग ऑफ द ईयर ट्रेड रिसीवेबल इज 1,40,000 एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 1,90,000। and in end of the year it is 1,90,000. It means your trade receivable is increased. So increase in trade receivable, current asset increase हो रहा है, trade receivable is a current asset, current asset increase हो रहा है, तो इससे आपकी working capital भी increase होगी। working capital increase हो रही है, it means आपने अपनी working capital में और amount invest कर दिया, तो amount invest हो रहा है, तो यानी कैश का क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। कितना? 50,000। फिर आपको दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब एडिशन इन्फॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर इज 80,000। सो इंटरिम डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरिम डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड। कितना इंटरिम डिविडेंड पे करा है अपन ने? 80,000 रुपीज का। सो इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इंटरिम डिविडेंड पेड इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरिम डिविडेंड पेड इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज एडेड इन एडजस्टमेंट फॉर इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर में इसको ऐड कर देंगे इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड। कितना इंटरिम डिविडेंड अपन ने पे करा है? इंटरिम डिविडेंड अपन ने पे करा है कितना? 80,000, राइट। सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब ये एडलेस करने के बाद आपका FFO आ रहा है। FFO मतलब फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है कितना? 64,800, 64,800। इसमें ये वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है, 25,200 नेगेटिव आ रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? नेट कैश, नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर। तो नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया? 25,200। उसके बाद ये एडजस्ट करेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है आपका 2,30,000 नेगेटिव आ रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? नेट कैश, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर ये एडलेस करेंगे तो ये आ रहा है आपका 2,65,200, 2,65,200। ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेगेटिव था कितना? 25,200।
फिर इसमें फाइनल इन्वेस्टिंग में भी नेगेटिव है 2,30,000 और फाइनेंसिंग में पॉजिटिव है 2,65,200। तो इन सबको एडलेस करेंगे तो ये आ रहा है आपका 10,000। इन तीनों को एडलेस करने के बाद कितना आ रहा है 10,000। तो ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर 10,000। नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर 10,000। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 50,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 50,000। सो 10,000 प्लस 50,000 कितना हो गया 60। तो ये आपका क्या कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया 60,000। क्लियर? Take out illustration number 46. Following is the balance sheet. Illustration number 46. Following are the balance sheet of Mr. Anil. Prepare cash flow statement. Other information है. There was neither any drawing or not any capital addition during the year. There was neither any purchase or sale of fixed asset during the year. देखिए अभी तक अपन ने जो कैश फ्लो बनाया था वो सारा कंपनी का बनाया था और ये कौन है मिस्टर अनिल, ये कौन है सोल प्रोप्राइटर। तो अपन अब इस क्वेश्चन में सीख रहे हैं कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे उन सब में जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन ने बनाया वो किसका बनाया था, कंपनी का। वो किसका अपन ने बनाया कंपनी का। अब अपन इस क्वेश्चन में कर रहे हैं कि इट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एक ही है मिस्टर अनिल, तो इट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले। देखो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो सबसे पहले कैपिटल दे रखी है आपको, ओपनिंग और क्लोजिंग। लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करिए। सबसे पहले आपको कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो अपन यहां से क्या करेंगे, अब इस कैपिटल को यूज करके सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में इस कैपिटल को यूज करके अपन क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब अदर इंफॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 1 में लिखा है देयर वाज नाइदर एनी ड्राइंग और नॉर एनी कैपिटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। देखो क्या होता है कि जो हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है, जो ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें ड्यूरिंग द ईयर अपन जो भी ड्राइंग्स करते हैं वो माइनस करते हैं,
कोई अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसको ऐड करते हैं, अगर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो उसको ऐड करते हैं, अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट होता है तो उसको अपन ऐड करते हैं, और ड्यूरिंग द ईयर अगर आपको नेट लॉस होता है तो उसको अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आपका क्या आ जाती है, आपकी क्या आ जाती है, क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। क्या आ जाती है आपकी, क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है, राइट। पहले एक बार यहां लिख लेते हैं सारे इसके हेडिंग्स। सबसे पहले यहां लिखेंगे ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर यहां लिखेंगे अपन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद फिर अपन लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर उसके बाद फिर यहां लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो यह लिखेंगे बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर यहां लिखेंगे सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए मैं आपको बता रहा था, अपन ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का, कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो मैंने बताया कि जब अपन एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसका जो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा उससे अपन क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो अब अपन ने यहाँ पे पढ़ा था 11th क्लास में कि जो हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें से ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, जो एडिशनल कैपिटल होती है उसको ऐड करते हैं, जो नेट प्रॉफिट होता है उसको ऐड करते हैं, नेट लॉस को माइनस करते हैं, तो क्या जाती है, क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है कितनी है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है कितनी है 2,20,000, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है कितने की 3 लाख की। अब क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है, अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1 कह रहे देयर इज नाइदर एनी ड्राइंग, कि पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर ना तो कोई ड्राइंग करी है, नॉर एनी एडिशनल कैपिटल इंट्रीब्यूशन, ना कोई कैपिटल का इंट्रोडक्शन हुआ है। तो यानी ना कैपिटल है ना ड्राइंग है, तो फिर भी कैपिटल 2,20,000 से 3 लाख की हो गई। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 2,20,000, क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी 3 लाख। तो ये इंक्रीज हो रही है, यानी ये इंक्रीज काय के कारण हो रही होगी, नेट प्रॉफिट के कारण, क्योंकि नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो यानी कितना डिफरेंस आ रहा है 3 लाख और 2,20,000 का 80,000, यानी यहाँ पे 80,000 रुपीज का क्या हुआ होगा, नेट प्रॉफिट हुआ होगा, जब जाके आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई कितने की 3 लाख की। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया यहाँ से कितने का 80,000 रुपीज का। तो यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 80,000 रुपीज, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 80,000 रुपीज। उसके बाद ट्रेड पेबल्स दे रखे, तो आपके जो ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल 1,31,000 से 1,10,000 के हो गए। सो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी, और जब करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है। इट मींस आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, यानी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया,
यानी कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, कितना 21,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर इट इज 16,000 एंड इन एंड ऑफ द ईयर nil, so decrease in outstanding expenses. ओके, इसमें ईयर उल्टे दे रखे हैं, सॉरी गलत देख लिया मैंने, पहले 17 है और फिर 18 है। सो एक बार दोबारा कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक बार दोबारा देख लीजिए, वो मैंने ईयर उल्टे देख लिए। देखिए स्टार्टिंग से करते हैं क्वेश्चन दोबारा एक बार। यहां पे आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है कितने की, 3 लाख की। ओपनिंग कैपिटल है कितनी, 3 लाख की। कह रहा है ड्राइंग हुई नहीं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी नहीं, एंड योर क्लोजिंग कैपिटल इज 2,20,000। क्लोजिंग कैपिटल इज 2,20,000। तो अगर प्रॉफिट होता तो ये आपकी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल इंक्रीज होती। प्रॉफिट होता तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होती, यहाँ पे इंक्रीज होती, बट ये कम हो गई। कितने से कम हो रही है, 80,000 से कम हो रही है, यानी यहाँ पे आपको 80,000 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। कितने का लॉस हो रहा है आपको, 80,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। कितना, 80,000 रुपीज का क्या हो रहा है आपको, लॉस हो रहा है। नॉट ट्रेड पेबल 1,10,000 से 1,31,000 के हो गए, तो ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी। तो एडजस्टमेंट फॉर्म में लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है मतलब कि जो अमाउंट आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का क्या हो गया, इनफ्लो हो गया 21,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 0 थे, एंड ऑफ द ईयर में 16,000 के हो गए। सो यहां लिखेंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में लगा रखा था वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इन while preparing cash flow statement, bank overdraft is treated as a financing activity. So in beginning of the year bank overdraft is 10,000 and in end of the year it is 0 dash nil. So bank हो गया, so decrease in bank overdraft. ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज होगा, जब आप उसका पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करेंगे तो इसका कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा, कितना, 10,000। नेक्स्ट है फिक्स एसेट्स। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 3 लाख के थे, एंड ऑफ द ईयर में कितने के हो गए, एंड ऑफ द ईयर में हो गए कितने के, 50,000 के। तो पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि ना तो अपन ने किसी फिक्स एसेट को परचेज करा है ना सेल करा है, तो फिर फिक्स एसेट बिगिनिंग में 3 लाख के थे, एंड में 2,50,000 के हो गए, तो ये कम हो गए। तो क्यों कम हो गए, इस पे क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। इसके ऊपर 50,000 का क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया, इसलिए ये कम हो गए। सो डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, तो इसको अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, कितना है, 50,000। नेक्स्ट इज योर इन्वेंट्री। तो इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन्वेंट्री इज 80,000 एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 60,000। तो इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट, तो वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री। सो करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही मतलब कि जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में लगा रखा था वो आपको वापस मिल गया, कैश का क्या हो गया,
इनफ्लो हो गया 20,000. ट्रेड रिसीवेबल in beginning of the year it is 40,000 and in end of the year it is 42,000 and in end of the year it is 42,000. तो यहाँ लिखेंगे increase in trade receivable. So trade receivable is a current asset. तो आपका जब करंट एसेट इंक्रीज होता है तो करंट एसेट के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है. वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया कितना, 2,000. फिर बैंक बैलेंस है तो बैंक बैलेंस इज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. बैंक बैलेंस इज इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. हो गए सारे एडजस्टमेंट. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, -80 + 50, तो ये आ रहा है LFO, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन. कितने का लॉस है, 30,000 रुपीज का. अब इसमें अपन ये वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स करेंगे. तो वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है 25,000. ये 30,000 में ये सब एडजस्ट करके कितना आ रहा है, 25,000. तो ये आपका क्या कहलाएगा, नेट कैश फ्लो. नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे है नहीं. फाइनेंसिंग में क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है कितने का, नेगेटिव आ रहा है कितना, 10,000. तो ये आएगा आपका नेट कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है. तो नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना हो गया, 10,000. अब इसको अपन नेट करेंगे तो ये कितना आ गया, 15,000. ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर. नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर. तो नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर कितना आ गया आपका, 15,000. फिर इसमें अपन ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, निल है ही नहीं. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, निल है ही नहीं. तो ये कितना आ जाएगा, 15,000. और ये 15,000 क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस. ये 15,000 क्या कहलाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो इस तरीके से एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं.